सर्वप्रथम डेविस महोदय ने 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था तथा बताया था कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित उपखंड, मतलब जो भी उपखंड जो है, जो अपलिफ्ट हुआ है, बना है, अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरह डेविस ने स्थल रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति का अवलोकन ऐतिहासिक परिवेश में किया। उन्होंने बताया कि स्थल रूपों के निर्माण एवं विकास पर संरचना, स्ट्रक्चर, प्रक्रम, प्रोसेस, ये अपर्दन के कारक होते हैं। प्रोसेस में अपर्दन के कारक तथा समय यानी अवस्था, टाइम का प्रभाव होता है। इसी आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादित किया कि स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल है। A landscape is a function of structure, process and time. इन तीनों कारकों, संरचना, प्रक्रम और अवस्था, को ही डेविस का त्रिकुट कहते हैं, ट्राई ऑफ डेविस कहते हैं। इनका जो उद्देश्य था डेविस के सिद्धांत का, वो यह था कि स्थल रूपों का जनिक और एवं क्रमबद्ध वर्णन करना। इसके बाद में उन्होंने उत्थान और अपर्दन में संबंध बताया है। डेविस का अपर्दन चक्र जो है, स्थल खंड में उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। उत्थान की अवधि छोटी होती है तथा जब तक उत्थान चलता रहता है, अपर्दन प्रारंभ नहीं होता है। ठीक है, यही संबंध है। डेविस ने कहा था कि जब तक उत्थान चलता रहेगा तब तक अपर्दन शुरू नहीं होगा, परंतु जैसे ही उत्थान पूर्ण हो जाता है, अपर्दन प्रारंभ हो जाता है तथा वह चक्र के अंत तक चलता है। इस तरह उत्थान तथा अपर्दन कभी साथ साथ नहीं चलते हैं। ठीक है, हालांकि इसका जो यह मतलब जो पॉइंट था, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था दूसरे ज्योग्राफर्स के द्वारा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि डेविस ने अपने सिद्धांत के लिए, अपने मॉडल के लिए क्या मान्यताएं ली थी। डेविस का भौगोलिक चक्र मॉडल निम्न मान्यताओं पर आधारित है। पहला, स्थल रूप अंतर्जात एवं बहिर्जात कारकों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल होता है। ठीक है, अंतर्जात और बहिर्जात बल जो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, उसी का ही प्रतिफल क्या होता है, स्थल रूप होता है। कोई भी जो भूखंड जो है वो बनता है, वो इन्हीं दोनों प्रोसेस के इंटरेक्शन के कारण बनता है। स्थल रूपों का विकास इस तरह क्रमिक रूप में होता है कि पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप स्थल रूपों का व्यवस्थित अनुक्रम उत्पन्न होता है। सिंपल शब्दों में, स्थल रूपों का स्वरूप पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप होता है। थर्ड, नदियां तब तक अपनी घाटी को गहरा करती रहती हैं जब तक कि वे क्रमबद्ध ना हो जाएं। इस स्थिति की प्राप्ति के बाद नदियां पार्श्विक अपर्दन द्वारा अपनी घाटी को चौड़ा करती हैं, लेटरल इरोजन। शुरू में तो वो नीचे की तरफ इरोजन करती हैं, अपर्दन करती हैं, और जैसे ही वो क्रमबद्ध हो जाती हैं, फिर वो साइड की तरफ लेटरल जो पार्श्विक अपर्दन है वो शुरू कर देते हैं। लेटरल इरोजन जो है वो स्टार्ट करती है, जिससे वो चौड़ी होती जाती है। तो लेटरल इरोजन से जो नदियों की जो चौड़ाई बढ़ती है और वर्टिकल इरोजन से उसकी गहराई बढ़ती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, स्थलखंड का जो उत्थान है वो तीव्र गति से लघु अवधि में पूर्ण हो जाता है, ऐसा डेविस ने माना है। और पांचवा है,
जब तक उत्थान समाप्त नहीं हो जाता अपर्दन प्रारंभ नहीं होता है। तो ये 5 मान्यताओं पर जो डेविस है इनका मॉडल आधारित था। नेक्स्ट, डेविस ने अपने जो भौगोलिक चक्र है उसकी 3 अवस्थाएं बताई। उसने बताया है कि जो भौगोलिक चक्र है, जो इरोजन साइकिल है, यह 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। डेविस का जो ज्योग्राफिकल साइकिल मॉडल है, इसको साइकिल ऑफ इरोजन भी कहते हैं। कई बार एग्जाम्स में ये भौगोलिक चक्र ना लिखकर अपर्दन चक्र भी लिखा हुआ आ सकता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। पहली तरुणावस्था, यूथफुल स्टेज, दूसरी प्रौढ़ावस्था, मैच्योर स्टेज, और तीसरी जीर्णावस्था, ओल्ड स्टेज। जैसे एक मनुष्य यूथफुल, मैच्योर और ओल्ड स्टेज से गुजरता है, उसी तरह से जो डेविस है उसने भी अपने जो अपर्दन चक्र है और भौगोलिक चक्र है उसको 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता हुआ बताया है। डेविस ने अपने ज्योग्राफिकल साइकिल को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ बनाया है, जो कि इस तरह से है। इस डायग्राम को भी याद रखना है। सबसे पहले डेविस ने जो है यूथफुल स्टेज बताई है। पहले हम ये देख लें कि इसके अंदर जो यूसी वाली जो लाइन है वह धरातलीय भाग की सागर तल से निरपेक्ष ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। यह ऊपरी वक्र यूसी पहाड़ियों के शिखर या जल विभाजक के शिखर को भी प्रदर्शित करता है, जबकि एलसी जो है निचला वक्र सागर तल से न्यूनतम उच्चावच या नदियों की घाटियों की तली को प्रदर्शित करता है। क्षैतिज रेखा जो है इसमें क घ समय की परिचायिका है, जबकि लंबवत रेखा क ख ऊंचाई जो कि सागर तल से ऊंचाई को दिखाती है। अस सागर तल से अधिकतम निरपेक्ष उच्चावच को प्रदर्शित करती है, जबकि ब स रेखा प्रारंभिक सापेक्षिक उच्चावच को दिखाती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तरुणावस्था की। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं अ से लेकर द तक जो है तरुणावस्था को दिखाया गया है। स्थलखंड के उत्थान की समाप्ति के बाद अपर्दन प्रारंभ होता है। पहाड़ियों के शिखर तथा जल विभाजकों के शिखरीय भाग अपर्दन से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि प्रारंभ में सरिताएं बहुत जो नदियां हैं वो बहुत छोटी छोटी और दूर दूर होती हैं, और ये अपने शीर्षवर्ती अपर्दन करती हैं, मतलब कि नीचे की तरफ अपर्दन होता है, जिस कारण उनकी लंबाई निरंतर बढ़ती रहती है। इसके बाद में इस प्रक्रिया को सरिता दीर्घीकरण, स्ट्रीम लेंथनिंग कहते हैं। तीव्र ढाल एवं तीव्र जलमार्ग ढाल के कारण नदियों का प्रवाह वेग तीव्र होता है। परिणाम स्वरूप अधिकतम जो परिवहन क्षमता है, मतलब नदियों द्वारा जो अपने पानी के साथ में वो लेकर जाती हैं बड़े बड़े पत्थर कंकड़, इनको ले जाने की जो क्षमता होती है उसके द्वारा यह पोर्टहोल ड्रिलिंग की प्रक्रिया करती हैं, जिसके कारण नदी जो है वो लंबवत अपर्दन करती है और इनकी घाटियाँ जो है वो गहरी होती जाती हैं। तो इस प्रोसेस को जो है घाटी गर्तन कहते हैं। इस तरह नदियों की घाटियाँ अत्यंत सक्रिय तथा गहरी हो जाती हैं। इनके ढाल खड़े तथा उत्तल हो जाते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। घाटी गर्दन वैली डीपनिंग के कारण जो इसका निचला वक्र एलसी वक्र वो तेजी से घटता जाता है, मतलब कि घाटियों की जो तली है वो गहरी होती जाती है। बट इसका जो ऊपरी वक्र है यूसी वक्र अर्थात जल विभाजकों तथा पहाड़ियों के जो शिखर तल हैं लगभग स्थिर रहते हैं, क्योंकि इनका अपर्दन जो है वो नहीं होता है। इस तरह सापेक्षिक उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती जाती है।
ओवरऑल हम देखें तो जो तरुणावस्था है इसकी जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि पहले तो निरपेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है, क्योंकि पार्श्विक अपरदन नगण्य होता है, मतलब साइड से जो इरोजन होता है, लेटरल इरोजन जो होता है वो, जिससे वैली की जो चौड़ाई है वो बढ़ती है, वो यहाँ पे बिल्कुल न के बराबर होता है, और नीचे की तरफ वैली डीपनिंग होती है इसमें। ठीक है। दूसरा, घाटी के लगातार लंबवत अपरदन तथा ऊपरी भाग के न्यूनतम अपरदन के कारण इसकी सापेक्षिक उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती जाती है। फिर हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जो इसकी घाटी होती है तरुणावस्था में, नदी की जो घाटी होती है वो वी आकार की होती है, वी शेप की होती है, और इसका जो पार्श्व भाग है उसका जो ढाल है वो उत्तल ढाल वाले होते हैं, और इस तरह तरुणावस्था में ही गॉर्ज और कैनियन का निर्माण होता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि गॉर्ज और कैनियन का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है, तो तरुणावस्था में होता है, और वैली की जो शेप होता है वो क्या होता है, वी शेप होती है। फिर इसके बाद में नदियों की अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका जो जलमार्ग है उसमें उछलिकाएँ मतलब रैपिड्स तथा जलप्रपात वाटरफॉल होते हैं, जो समय के साथ तरुणावस्था के अंत में समाप्त हो जाते हैं। मतलब ये तरुणावस्था की ही पहचान है कि रैपिड्स और जलप्रपात बनते हैं। फिर बात करते हैं प्रौढ़ावस्था की, मैच्योर स्टेज की। प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होते ही पार्श्विक अपरदन, जो लेटरल इरोजन होता है साइड, नदी के दोनों साइड से जो होता है, प्रारंभ हो जाता है, अर्थात घाटियों की चौड़ाई बढ़ने लगती है। इस प्रक्रिया को घाटी का चौड़ा होना वैली वाइडनिंग कहते हैं, और मोस्टली जो सरिताएं हैं छोटी छोटी, वो अपरदन के आधार तल के अनुरूप क्रमबद्ध हो जाती हैं, ग्रेडेड हो जाती हैं। घाटी का गहरा होना जो है, जो कि तरुणावस्था में होता था, वो कम हो जाता है। पहाड़ियों तथा जल विभाजकों के शिखरों का भी अपरदन प्रारंभ हो जाता है, जिससे जो हमारा ऊपरी वक्र है, यूसी वक्र, उसमें गिरावट आने लगती है, अर्थात निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगता है। इस तरह निरपेक्ष एवं सापेक्ष उच्चावच दोनों में ही ह्रास होने लगता है। पार्श्विक अपरदन के कारण तरुणावस्था की वी आकार की जो घाटियाँ, जो वी आकार की घाटियाँ तरुणावस्था में बनी थी, वो चौड़ी होने लगती हैं। ये घाटियाँ कम गहरी तथा समढाल या समढाल वाली होने लगती हैं। प्रौढ़ावस्था में मंद जलमार्ग ढाल के कारण जो नदियों का प्रवाह वेग कम हो जाने से उनकी जो परिवहन क्षमता है वो भी कम हो जाती है, जिस कारण जो वैली डीपनिंग वाली जो प्रोसेस थी, घाटी गर्तन जिसे कहते हैं, वो मंद पड़ जाती है। परंतु जो पार्श्विक अपरदन है, लेटरल इरोजन के कारण नदियाँ जो है वो चौड़ी होना अधिक सक्रिय होता है। मतलब कि फर्स्ट स्टेज में तो क्या होता है कि नदी जो है वो वर्टिकल इरोजन मतलब डाउनवर्ड इरोजन करती है, वैली डिपनिंग होती है, और प्रौढ़ावस्था मेच्योर स्टेज में वैली वाइडनिंग होती है, नदी की जो चौड़ाई है वो बढ़ती है। अब बात करते हैं जीर्णावस्था के बारे में, ओल्ड स्टेज के बारे में। जैसे ही निम्नवर्ती या लंबवत अपरदन, घाटी गर्तन जिसे कहते हैं, का स्थगन होता है, जीर्णावस्था प्रारंभ हो जाती है। परंतु पार्श्विक अपरदन तथा घाटी के चौड़े होने का कार्य अभी भी जारी रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जब वैली डीपनिंग जो है वो बंद हो जाती है, तब जो जीर्णावस्था है, ओल्ड स्टेज है, उसका प्रारंभ हो जाता है। जल विभाजकों के आकार में अधिशय डाउनवेस्टिंग तथा पृष्ठवर्ती अपरदन बैकवेस्टिंग के कारण ह्रास होने लगता है। परिणाम स्वरूप ऊपरी वक्र में तेजी से गिरावट आने लगती है, अर्थात जो निरपेक्ष उच्चावच तेजी से घटने लगता है। इस अवस्था में जलमार्ग ढाल में मतलब कम हो जाने के कारण गतिक ऊर्जा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो बहुत कम हो जाती है, जिस कारण जो लंबवत अपरदन या घाटी गर्तन जो है वो नहीं हो पाता है। निरपेक्ष और जो सापेक्ष उच्चावच दोनों ही जो है वो न्यूनतम होते हैं। घाटियाँ उथली तथा अत्यधिक चौड़ी हो जाती हैं, जिनका जो पार्श्व ढाल है वो
अवतल होता है, कॉन्केव हो जाता है। जो युवावस्था में कॉन्वेक्स था वो अब क्या हो जाता है, कॉन्केव हो जाता है। इस अवस्था में समस्त जो स्थलखंड है वो निम्न उच्चावच वाला होता है, जिस पर नदियाँ मेंडर बनाती हैं। ये भी ध्यान रखना है कि मेंडर जो है वो ओल्ड स्टेज में बनते हैं, और युवा स्टेज में जो है वो वी शेप की घाटियाँ होती हैं, और मैच्योर स्टेज में यू शेप की घाटियाँ होती हैं।